प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं जो विज्ञान छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसका अध्याय 16 जो कि है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, आज उसको एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट के साथ एकदम लॉजिकली पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे साथ साथ आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। जहां जहां पर जो भी परिभाषाएं आती हों, जहां पे जो भी आपको जरूरत समझ में आता हो, उस पॉइंट को आप नोट करते जाइए और वीडियो को सीक्वेंस से देखते जाइए। तो आइए देखते हैं, आपके जो पाठ का नाम है वह है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन देखिए दो शब्दों से मिला है, हाइड्रो और कार्बन। तो यहां पे हाइड्रो का जो मतलब है वह किससे है? हाइड्रोजन से है। हाइड्रो का मतलब यहां किससे है? हाइड्रोजन से है। और कार्बन क्या है? एक तत्व है, तो कार्बन का मतलब कार्बन है। तो देखिए, अगर हमें हाइड्रोकार्बन को परिभाषित करना हुआ तो हम जानते हैं कि यह किससे संयोग करके बनता है? हाइड्रोजन और कार्बन से। तो देखिए, जब हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है, कार्बन भी क्या है? एक तत्व है। तो दो तत्वों के मेल से क्या बनता है? यौगिक। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परस्पर संयोग से बनते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या हुई कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं या वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के परस्पर संयोग से परस्पर क्रिया द्वारा बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। के व्युत्पन्न का मतलब होता है कि इसको उत्पन्न करना, इसको बनाना, यानी हाइड्रोकार्बन को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बेचारा गरीब है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके नाभिक में कोई प्रोटॉन भी नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी एक है और परमाणु भार भी एक है। अब अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं, फिर आगे हम कार्बन को समझेंगे। तो देखिए, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 6 होती है। कार्बन में प्रोटॉन यानी P+ की जो संख्या होती है वह भी 6 होती है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, देखिए किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। तो कुल करके कितना हो गया? 12। कार्बन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। तो इसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो इसके नीचे में कितना हो जाएगा? 6। और परमाणु द्रव्यमान यानी इसका परमाणु भार कितना है? 12 है। तो 12 को ऐसे लिखेंगे, यानी कार्बन का निरूपण इस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके परमाणु क्रमांक के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर होता है। और पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 8 इस प्रकार करके भरते जाते हैं। 2 8 8 18 इस प्रकार से आगे चल के भरते जाते हैं। और लास्ट के कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है? 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो वह जो परमाणु है वह अस्थायी है। अगर उसके अंतिम कक्षा में, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं है तो वह अस्थायी रूप से नहीं माना जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके परमाणु क्रमांक के आधार पर होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो आपका कितना आएगा? पहली कक्षा में तो 2 रहता है, ये फिक्स है। तो इसके पास 6 है, तो पहली कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए, यह क्या करेगा? इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8, क्योंकि जब तक अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक जो कार्बन है वह अस्थायी नहीं होगा। तो यह अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा? इसके पास 2 विकल्प है, या तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे ताकि इसमें एक कोष बचे जिसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रहती ही है, तो ऑलरेडी इसमें 2 हो जाएगी। 4 को अगर हटा देगा तब, या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से लेकर के आ जाए तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो जाएगा। तो अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन और लेकर के आता है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन में इलेक्ट्रॉन है आपके कितने? 6। और कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं?
प्रोटॉन भी हैं 6। अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को और लेके आता है तो, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है माइनस, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है प्लस। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेकर के आता, कहीं से और लाता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन कितने होंगे 6। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का काम क्या होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, उपस्थित होता है। और हम जानते हैं कि माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। तो वह क्या करता है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर से प्रोटॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूमते हैं अपनी कक्षाओं में, उनको प्रोटॉन का प्लस अपनी आकर्षण द्वारा उनको पकड़ के रखता है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिकीय बल द्वारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखता है। नहीं तो अगर नहीं पकड़ के रखता, कोई बल इसमें नहीं लगता, तो क्या होता, अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता तो एक समय ऐसा आता कि वह घूमते 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 अपनी कक्षा छोड़ करके निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रबल नाभिकीय बल द्वारा पकड़ के रखते हैं। तो अगर इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अब 10 इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रोटॉन पकड़ के रखेंगे 6। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वे 10 इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल में करके रख सके, पकड़ करके रख सके। तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं और से नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉनों के पास इतनी पावर नहीं है, इतनी शक्ति इन लोगों के पास नहीं है कि ये 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रख सकें। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अब देखिए अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो भी इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। तो ये कक्षक क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अब देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, में इलेक्ट्रॉन है 6, और कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी है 6। अगर 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, माइनस का त्याग करता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 2 और प्रोटॉन कितने बचेंगे 6। अब देखिए होता क्या है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन को त्यागना होता है तो उसे हमें ऊर्जा देनी होती है। जब किसी भी परमाणु को ऊर्जा दिया जाता है, किसी भी तत्व को ऊर्जा दिया जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। तो जब कार्बन परमाणु, मान लीजिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पकड़ के रखे हैं 6 प्रोटॉन। अब इसको हम थोड़ा सा ऊर्जा दिए और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 से 5। अब 5 इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रोटॉन पकड़ के रखे हैं 6 प्रोटॉन। अब इसमें हम और भी ऊर्जा का मान बढ़ा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और चला गया, कितना बचा 4। अब 4 इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रोटॉन पकड़ के रखे हैं 6। अब हमें इसको और ऊर्जा देंगे, तो मान लेते हैं बहुत ज्यादा हम ऊर्जा दे दिए, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया। अब कितना बचा 3। अब 3 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल द्वारा पकड़ के रखे हैं। तो अब स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अब इनको हम कितना भी ऊर्जा देंगे, लेकिन प्रोटॉनों का आकर्षण शक्ति इतना अधिक है कि अब 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को हम इसमें से निकाल नहीं सकते। कितना भी इसको ऊर्जा दे दें, 6 प्रोटॉन इसको इतना तेजी से पकड़ के रखे हैं कि अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तब अब क्या करेगा, ना तो ये किसी के पास से ले सकता है और ना किसी को दे सकता है। तब कार्बन क्या करेगा, तब कार्बन करता है साझेदारी। क्या करता है, साझेदारी। कार्बन क्या करता है, साझेदारी। भाई अगर इलेक्ट्रॉन को लेगा, 4 इसमें और माइनस आ जाएगा, तो माइनस की संख्या 10 है, प्रोटॉन की संख्या प्लस की है, प्लस की संख्या 6 है और माइनस की संख्या 10 है। तो कितना माइनस ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कार्बन के पास कितना प्लस आ जाएगा, 4 प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या 6 हो जाएगी और माइनस की संख्या 2, तो प्लस की संख्या कितनी अधिक है 4। तो यहां से ना तो ये माइनस का 4 इसकी संयोजकता होगी, ना तो प्लस की 4। तो अब यह क्या करेगा, साझेदारी। देखिए साझेदारी का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए कि यदि आपका कोई दोस्त है, उसके पास अगर दाल है और आपके पास रोटी है, अगर आप दोनों मिलकर के साझेदारी कर लेते हैं तो उसका दाल आप भी खाएंगे और आपकी रोटी वह भी खाएगा। यानी आप दोनों क्या खा पाएंगे, दाल और रोटी। नहीं तो आपको केवल रोटी खाना पड़ता और उसको केवल दाल खाना पड़ता। लेकिन साझेदारी होने के पश्चात आप दोनों को दाल और रोटी मिल जा रही है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी क्या होता है, देखिए कार्बन परमाणु जो होता है,
कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है 4 और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसके कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है 2, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है 4। तो अब क्या होता है कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन यहां पे आया, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां और ये यहां और ये यहां। कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वे ये हैं चारों इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यह क्या करता है, साझेदारी करता है। तो ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इसके हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लिया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लिया और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया। तो देखिए अब जो ये इलेक्ट्रॉन है यह इसका भी है और इसका भी है, 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 यानी कि ये अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं क्योंकि साझेदारी हो गई। जिस प्रकार से दाल और रोटी दोनों लोग मिलकर के खाएं उसी प्रकार से कार्बन भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा। अब देखिए कार्बन के पास गिना जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं इसके भी हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 2 4 2 6 2 8। अब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो गया और कार्बन भी संतुष्ट हो गया, हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो गया, कार्बन भी संतुष्ट हो गया। तो इसको अगर संरचनात्मक बनाया जाए तो ये इसको हम सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, H H और H और H। तो देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो हमारा कैसा बंध बनता है, सिंगल। तो इसको आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बंध बनता है, एकल बंध, तथा 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से द्विआबंध बनता है, द्विआबंध बनता है। और 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिआबंध बनता है, आबंध बनता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जहां पे साझेदारी होगी वहां एकल बंध बनेगा, जहां पे 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वहां पे क्या बनेगा, द्विआबंध बनेगा। जहां 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वहां क्या बनेगा, त्रिआबंध बनेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू। तो देखिए अभी हमने हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब देखिए हम हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर जो आपका पहला होता है ये होता है खुली श्रृंखला या विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। जो दूसरा नंबर होता है वह होता है बंद श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहां खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि जहां कार्बन कार्बन परमाणु क्या करता है, एक लंबी चैन के रूप में बनाता है। जहां कार्बन कार्बन परमाणु एक लंबी चैन के रूप में खुली श्रृंखला बनाता है वह क्या कहलाता है, विवृत श्रृंखला या खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। और जहां पर दूसरा नंबर जो आपका बंद या समृद्ध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है वहां पे ये होता है कि जहां कार्बन कार्बन परमाणु जैसे आपका क्या करे, बंद श्रृंखला क्या बनाए, बंद श्रृंखला बनाए, वहां पे आपका क्या कहलाता है, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो जहां कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एक बंद श्रृंखला हो वहां क्या कहलाता है, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन या समृद्ध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। और जहां पे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक लंबी चैन के रूप में श्रृंखला बनाए वहां क्या कहलाता है आपका खुली श्रृंखला या विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। तो देखिए बंद श्रृंखला जो आपका होता है वह 2 प्रकार का होता है, साइक्लिक, बाइसाइक्लिक और एरोमेटिक। और जो खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। तो देखिए खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन या विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो फिलहाल देखिए ये जो आपका है ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसको खुली श्रृंखला या विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। तो आप हेडिंग डालेंगे कि यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जहां पे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य या कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे हम कहते
कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जहां पे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो वहां कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं, एल्केन, जिसे हम RH से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एल्केन कहते हैं। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है एल्कीन और दूसरा आपका होता है एल्काइन। तो देखिए जहां पर आपका एल्कीन क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित हो, जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो वह एल्कीन कहलाता है, और जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो वहां क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है, और जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो वहां क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है। अब देखिए आइए थोड़ा थोड़ा हम एल्केन और एल्काइन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एल्केन जो होता है इसका जो संरचना सूत्र होता है वह होता है आपका CnH2n+2। तो देखिए n क्या है, जहां पे n कार्बन की संख्या है, n बराबर है कार्बन की संख्या, n बराबर क्या है, कार्बन की संख्या। इसका संरचना सूत्र होता है CnH2n+2 और इसके नामकरण के आगे हम क्या लगाते हैं, n लगाते हैं। अब देखते हैं एक एग्जांपल इसका समझते हैं कि जैसे आपका दिया है C2, कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो अगर n का मान 2 होगा तो H 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, C2H6। तो C2 कितना हो जाएगा, C2 इस प्रकार से 2 कार्बन है, H6 यानी 1 1 1 H H H, इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी H H H। तो इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या उपस्थित है, सभी में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, तो इसलिए यह क्या होगा आपका एल्केन होगा। तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से है C2 और H6, C2H6, n क्या है, कार्बन की संख्या है। तो यहां से अगर इसका नामकरण करना हो तो नामकरण के आगे हम क्या जोड़ते हैं, एन। 2 कार्बन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एथ का, और जहां पे सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, हम जान रहे हैं कि यह एल्केन है, तो हम क्या जोड़ेंगे इसमें, एन। क्या जोड़ेंगे, एन। तो एथ धन एन क्या हो जाएगा आपका, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। अब देखिए एल्कीन जो है इसका जो संरचना सूत्र होता है वह होता है CnH2n। कितना होता है, CnH2n, और इसके नाम के आगे हम इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। तो Cn, जैसे अगर कार्बन परमाणु 2 है तो n के जगह पे 2 है तो H कितना हो जाएगा, CnH2n होता है ना, CnH2n। तो H के आगे देखिए 2n, तो n का मान कितना है 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, C2H6 की संरचना बनाए तो C2 हो जाएगा C2, और H4 है, तो यानी 2 H इसके पास है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, तो 1 2 3 4 H हो गया। अब देखिए क्या कार्बन की संयोजकता एक बॉन्ड से कंप्लीट हो जाएगी क्या, 1 2 3, इसके पास 4 जबकि चाहिए होता है, तो अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो 1 2 3 4, इसकी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो यह क्या कहलाएगा आपका, एल्कीन कहलाएगा। इसका नामकरण कैसे करेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं, एथ। 2 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं, एथ, और डबल बॉन्ड उपस्थित है इसलिए इसमें क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा एथ धन इन बराबर हो जाएगा एथीन। एथ धन इन बराबर कितना हो जाएगा, एथीन। अब आगे देखते हैं एल्काइन। एल्काइन का जो संरचना सूत्र होता है ये आपका C2H4 का है। एल्काइन का जो संरचना सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, और इसके नाम के आगे हम क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। तो Cn, अगर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2, n का मान कितना है 2, और H 2 दूना 4 - 2, तो C2H2 की अगर संरचना बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए C और C के मध्य H कितना है 2, तो एक H इसके पास, एक H इसके पास, तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, जबकि इसको आवश्यकता कितने की होती है, 4। अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो 1 2 3 और 1 4, इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी संयोजकता कंप्लीट हो गई। तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है वह क्या कहलाता है, एल्काइन, और इसके नामकरण के आगे हम क्या जोड़ते हैं, आइन। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मेथ एथ का उपयोग किया जाता है, और प्लस जहां पे ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो यानी एल्काइन में हम क्या जोड़ते हैं, आइन। तो ये आपका हो जाएगा आइन। एथ धन आइन बराबर क्या हो जाएगा आपका, एथाइन।
एथ धन आइन क्या हो जाएगा, एथाइन। तो इस प्रकार से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नामकरण संरचना सूत्र को समझ सकते हैं। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने सीखा हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को। अब देखिए हम सीखेंगे क्रियात्मक समूह को। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे कि मेरा नाम है, मेरा नाम जो है वह है अभय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह। तो देखिए मेरे नाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिंह जो है वह क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंह क्या बताता है, मेरे गुणों को, मेरे संरचना को, मेरे आधार को बताता है। मेरे आधार को क्या कहता है, सिंह वे बड़े लोग हैं कि जो बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, सिंह हूं या राजपूत हूं। तो मुझे ये सिंह जो है हमारी प्रकृति को बता रहा है, हमारी प्रवृत्ति को बता रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो क्रियात्मक समूह होते हैं वे बड़े लोग होते हैं, क्रियात्मक समूह वे बड़े लोग होते हैं जो किसी भी तत्व के साथ जुड़ जाएंगे तो वह उनकी संरचना, उनके गुणधर्मों के बारे में बताएंगे। वे क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह। जिस प्रकार से मेरे नाम के आगे जो सिंह लगा हुआ है मेरी प्रवृत्ति, मेरी प्रकृति को बता रहा है, ठीक उसी प्रकार जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह वे परमाणु या वे परमाणुओं के समूह होते हैं जो किसी भी एल्किल के साथ जुड़कर, एल्किल यानी RH, वही जो हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को। तो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन सब क्या है, एल्किल है। तो किसी भी एल्किल मूलक यानी RH के साथ जुड़ करके इसकी संरचना सूत्र, इसके गुणधर्मों के बारे में बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इनका देखिए कुछ टेबल दिया गया है, आप क्रियात्मक समूह की परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद टेबल बनाएंगे। कुछ क्रियात्मक समूह का टेबल दिया गया है जो इस प्रकार से, देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वह होता है CHO। इसके साथ देखिए H सिंगल बॉन्ड में और O डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है। कीटोन, कीटोन का संरचना सूत्र होता है CO, और इसकी संरचना देखिए C के साथ 2 अणु जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है। कार्बोक्सिल अम्ल, इसमें देखिए COOH होता है, OH अलग जुड़ा होता है और O इसके साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है, और एक अणु कोई आपका वही एल्किल के साथ ये जुड़ जाएगा। हैलोजन, हैलोजन में देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br और फ्लोरीन के लिए F और आयोडीन के लिए I होता है। तो क्लोरीन Cl से जुड़ता है और RH के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, RH के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, हैलो। जैसे देखिए आपके प्रश्न में ये दे देगा, कुछ इस प्रकार से एग्जांपल्स दे देंगे, बोलेगा कि इसमें क्रियात्मक समूह को छांटिए। तो देखिए इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, OH। OH क्या होता है, एल्कोहल। तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल है। अभी एल्कोहल के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए ये है C4H9Cl। तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, क्लोरीन है। तो ये कौन है, क्लोरो। जहां पे क्लोरीन होता है वह क्या कहलाता है, क्लोरो। तो ये इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है आपका, क्लोरो है। अब देखिए इसमें अगर क्रियात्मक समूह देखा जाए CHO, तो CHO आपका क्या होता है, एल्डिहाइड। तो इसमें कौन सा समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड है। और देखिए आपका है C5, यहाँ पे H11 होगा, H11 COOH। तो देखिए COOH जो होता है, COOH वह होता है कार्बोक्सिल अम्ल। तो इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिल अम्ल। तो देखिए आपका जो ये टेबल बताया गया, इस टेबल को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी 1-2 नंबर में प्रश्न दे देता है कि निम्नलिखित जो ये दिया गया है इसमें आपको समूह छांटना है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे एल्कोहल के बारे में। तो देखिए जब कभी एल्किल मूलक के साथ यदि OH जुड़ता है, OH क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है, जब कभी एल्किल मूलक के साथ OH क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो जो यौगिक बनता है वह क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। वह क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है या एल्किल एल्कोहल कहलाता है। जब एल्किल मूलक के साथ OH क्रियात्मक, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो जब किसी एल्किल मूलक के साथ OH क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो वह एल्कोहल कहलाता है या एल्किल एल्कोहल कहलाता है। इसका जब नामकरण करते हैं तो नामकरण के आगे हम क्या करते हैं, आल लगाते हैं। नामकरण के आगे क्या लगाते हैं, आल लगाते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है CH3OH, यानी कि C के साथ आपके 3 H हैं, H और H और एक आपका क्या है, OH है।
H3 और OH, इसका नाम कैसे करेंगे? इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? मेथेन लगाते हैं। एक कार्बन के लिए मेथ का उपयोग करते हैं, तो मेथेन धन आल, तो ये आपका हो जाएगा मेथेन धन आल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि जैसे C2 ले लें, C2H5OH, C2H5OH अगर ले लें तो C2H5 का मतलब हुआ H और इसके पास भी H और 5 H हैं, तो आपके पास ये H और इसके पास कितना हो जाएगा? OH। तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 के लिए क्या कहते हैं हम? मेथ के बाद क्या होता है? एथेन। मेथ के बाद एथेन। अगर OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो IUPAC नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं, तो एथ धन आल, ये आपका हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो जब कभी भी एल्किल मूलक के साथ, ये क्या आपका कहलाएगा? एल्किल मूलक कहलाएगा। एल्किल मूलक के साथ OH, यह क्या है? क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह। तो जब कभी एल्किल मूलक के साथ कोई क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ हो तो वह क्या कहलाता है? आपका एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कोहल या एल्किल एल्कोहल कहलाता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं बुक में, उस एग्जांपल्स को लेते हैं और उसका IUPAC नामकरण करते हैं। ये जो देखिए ये जो एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं 1 2 3 4, 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन चारों का आपको क्या करना है? IUPAC नामकरण करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले IUPAC नामकरण करते समय कार्बन परमाणुओं की संख्या को काउंटिंग करते हैं, हम गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हम इस कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनती करते हैं। और देखिए अब हम इधर से गिनेंगे तो भी 5 है, इधर से गिनेंगे तो भी 5 है, लेकिन हम किधर से इसको काउंटिंग करें? हम कार्बन परमाणुओं को इस तरह से काउंटिंग करना शुरू करते हैं जिधर से काउंटिंग करने में जो हमारा क्रियात्मक समूह, जैसे इसमें क्रियात्मक समूह क्या उपस्थित है? OH। तो जो ये क्रियात्मक समूह है सबसे पहले जिधर से प्राप्त हो जाए उधर से ही हम गिनेंगे। तो यहां से अगर गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहां पे 4 पे कार्बन OH क्रियात्मक समूह मिल रहा है। इधर से अगर गिनेंगे तो 1 और 2, तो सबसे पहले किधर से मिल रहा है? इधर से गिनने पे। तो ये आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ। यानी कुल कितने कार्बन परमाणु हैं? 5 कार्बन परमाणु हैं। देखिए आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि 5 कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं? 1 कार्बन हो तो मेथ एथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट हेक्ट हेप्ट ऑक्ट नॉन, इस प्रकार से इसको गिना जाता है। तो आपके इसमें 5 कार्बन परमाणु हैं। 1 कार्बन परमाणु है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्ट ऑक्ट नॉन, इस प्रकार से काउंटिंग किया जाता है। तो 5 कार्बन, 5 के लिए क्या होता है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो 5 के लिए क्या किसका उपयोग करते हैं? पेंटेन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पेंटेन। और फिर आल, जब हम एल्कोहल OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? आल। लेकिन यह कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे, तो यहां डैश लगाएंगे, 2 लिखेंगे और क्या लिख लेंगे? आल। तो इसका ये जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटेन 2 आल। अब देखिए ये जो है आपका दूसरा नंबर, इसमें देखिए क्रियात्मक समूह सबसे पहले इधर से मिलेगा, पहले नंबर पे ही मिल जाएगा। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, सबसे पहले जहां से क्रियात्मक समूह मिले वहां से काउंटिंग करते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक ठो आपका ये भी जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो आपका जुड़ा हुआ है ये इसमें 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए यह क्या है? आपका मेथिल है। क्या है? मेथिल है। ये मेथिल है। और कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये क्या है? ब्यूट है। तो ब्यूटेन क्या हो जाता है? ब्यूटेन। और एक पर आपका क्रियात्मक समूह है तो 1, और क्रियात्मक समूह OH है, OH के लिए किसका उपयोग करते हैं? आल का। तो ये 1 आल हो जाएगा। और इसके साथ में मेथिल भी जुड़ा हुआ है। मेथिल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल कामा ब्यूटेन 1 आल। और 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर 2 रहता तब तो लिखना ही पड़ता। तो ये आपका हो जाएगा 2 मेथिल और डैश, 2 के बाद भी डैश रहेगा, ब्यूटेन
नाल, ब्यूट धन आल जुड़ेगा तो ब्यूटेनाल हो जाएगा। एक को हम नहीं लिखते हैं, अगर 2 रहता तो हमें 2 आल लिखना होता। तो इस प्रकार से इसका ये आपका IUPAC नाम हो जाएगा। इसका अगर देखेंगे तो इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो यहाँ पर है, तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 नंबर पे, इधर से भी गिनेंगे तो 3 नंबर पे, तो किधर से भी हम गिन ले 1 2 3 4 और 5। तो इसमें कितने कार्बन है? 5, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो यहाँ क्या है? पेंटेन है। क्या है? पेंटेन है। और जो आपका ये क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है, OH के लिए क्या उपयोग करते हैं? आल का उपयोग करते हैं। यह कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे। तो ये आपका हो जाएगा पेंटेन 3 आल। और देखिए चौथा जो है, इसमें देखिए क्या है, क्रियात्मक समूह इधर से आपका पहले नंबर पे है, तो 1 2 और 3 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं? मेथ, एथ, प्रोप। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेन और प्रोपेन 1 पे आपका है क्या? आल। 1 पे एल्कोहल जुड़ा है, तो एल्कोहल के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? आल। और इसके साथ में देखिए ये एक मेथिल है, एक यहां मेथिल है, यानी 2 मेथिल जुड़े हुए हैं। और 2 मेथिल को हम क्या करते हैं? और ये 2 नंबर पे जुड़े हुए हैं, तो दोनों मेथिल 2 नंबर पे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 मेथिल, सॉरी 2 मेथिल हैं, तो यहां आपका हो जाएगा डाई मेथिल। 3 होता तो ट्राई मेथिल हो जाता। तो ये आपका हो जाएगा 2 क्योंकि 2 नंबर पे 2 जुड़े हैं, इसलिए 2 को 2 बार लिखा जाएगा। 2 और 2 के लिए 2 मेथिल है, तो 2 के लिए हम डाई का उपयोग करते हैं, तो डाई हो गया। और ये क्या है? 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये कहलाएगा आपका मेथिल। तो 2 और 2 आपका है, इसलिए डाई। और ये कौन सा ग्रुप है? मेथिल है, तो इसके लिए मेथिल। और 3 कार्बन है, तो मेथ, एथ और प्रोप। तो प्रोप के लिए आपका हो जाएगा प्रोपेन। और 1 आल, 1 नहीं भी लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल प्रोपेनाल। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेनाल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।